गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीआईबी सीरीज के अंदर आप सबका स्वागत है। आज 27 जून है। आज हम 26 जून के जो आर्टिकल हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम एक दिन पहले का जो आर्टिकल है इसलिए डिस्कशन करते हैं क्योंकि रात को 10-11 बजे तक जो पीआईबी के आर्टिकल हैं वो अपडेट होते हैं और उसके बाद में जैसे मतलब हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन होता है वो अगले दिन दोपहर तक भी होते रहते हैं। कई कई आर्टिकल है वो नहीं होते, जैसे आज का ही दिन था तो उसके अंदर मेरे को कई आर्टिकल हैं तो उनके दोपहर के अंदर नहीं मिले। शाम को जाके है ना मेरे को उनके हिंदी के अंदर जो ट्रांसलेशन था जो स्क्रीनशॉट में लेता हूँ वो वाले तो वो मेरे को मिले थे। फिर उसके बाद में मैंने डाला है और एक आर्टिकल का तो शायद मिला भी नहीं था शाम तक भी। ठीक है, तो आप है ना इससे निष्फिक्र रहो कि इसलिए मेरे को शाम को रखना पड़ता है क्योंकि हम दिन में भी रख सकते हैं सुबह भी रख सकते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर वो ट्रांसलेट नहीं होता। फिर उसके बाद में जैसे आपका एक मंथली पीडीएफ वाला जो कमेंट है वो कई बार आ रहा है, बार बार आप बोल रहे हो, लेकिन क्या है कि हमारे पास में टीम इतनी छोटी सी टीम है और उससे क्या है कि इतने बड़े स्तर पे जैसे मतलब पीडीएफ को तो कर देंगे हम, लेकिन क्या है कि जैसे मतलब उसके अंदर जो शॉर्ट करना या सारी चीज़ें हैं तो वो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही हमारे पास में थोड़ा टीम को यदि कोई पीडीएफ वाला इस तरीके से हमें मिल जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको दे देंगे। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है और बार बार आपको इस बात को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा जैसे ही आपको है ना ये कोशिश करो कि भाई ये पीडीएफ है तो इसके चक्कर में ज़्यादा मत रहो, खुद के जो शॉर्ट नोट है उनको बनाने की कोशिश करो। देखो टाइम तो लगता है, यदि आप करंट अफेयर करोगे तो उसके अंदर टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तो है ना ये मतलब मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा है ना यदि सब्स्टिट्यूट है तो वो पीडीएफ नहीं है, क्योंकि आप है ना ये सारी चीज़ें एक साथ में ग्रैब नहीं कर पाओगे, ये एक एक दिन की चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक है ना सीढ़ी वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि आप यदि एक एक सीढ़ी चढ़ के आओगे ना तब उसके बाद उस टाइम पे तो आपको आसानी रहती है। फिर आपको कहा जाए कि आप दो दो सीढ़ी चढ़ के आओ तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। फिर तीन तीन चार चार पांच 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 सीढ़ी एक साथ में चढ़ने को बोल दें तो आप है ना वहां पे चढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये है कि मंथली पीडीएफ है, ये एक सब्स्टिट्यूट होता है कि आपको शॉर्ट तरीके से है ना किस तरीके से रिवाइज करना है वो सब होता है। लेकिन जब तक आप डेली नहीं करोगे ये सारी चीजें तब तक है ना आप एग्जाम के अंदर उसको है ना मतलब दे नहीं पाओगे। या तो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, साथ साथ में ही करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप है ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये मतलब सिविल सर्वेंट बनना जा रहे हो तो ना उसके लिए थोड़ा सा तो आपको है ना ये मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आज सेशन शुरू करते हैं हम। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे जिस टाइम पे हमारे लिए पॉसिबल होगा उस टाइम पे हम करेंगे। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संबंधित है और आपको पता है इन्होंने आनंद मठ लिखा था। वंदे मातरम है तो वो इन्हीं की उस रचना से था। और जैसे वंदे मातरम है तो उसके भी क्या है कि 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए क्या है कि ये आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है अभी। और जैसे ये इसके अंदर क्या है कि मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, इस आर्टिकल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन क्या है कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर वन के अंदर ये चीज़ें है ना मतलब प्री के अंदर मेंस के अंदर कैसे भी पूछी जा सकती हैं, तो छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल के दी हैं इसके अंदर। तो आप देखना एक बार इनको नोट करना, जो जो चीजें आपको काम की लग रही हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक तो बंग दर्शन नाम की है ना पत्रिका इन्होंने शुरू की थी सबसे पहले बंगाल के अंदर। ये पत्रिका है ये इन्होंने शुरू की थी 1872 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में राजा मोहन की पत्नी, ये अंग्रेजी के अंदर है ना इनका पहला उपन्यास था और शायद ये आखिरी उपन्यास भी था अंग्रेजी के अंदर ही। ठीक है, राजमोहन की पत्नी। और उसके बाद में इनके कुछ और हैं, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी और विश्व वृक्ष। इस तरीके से ये 4-5 हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी काफी हैं पर ये ठीक है थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। उसके अलावा आनंद मठ है, इसके बारे में आप जानते ही हो, सन्यासी विद्रोह हुआ था जो मतलब 1770 के अंदर बंगाल के अंदर अकाल आया था, उस टाइम पे सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस टाइम पे ये सन्यासी विद्रोह के टाइम पे आनंद मठ लिखा गया था। उसके अंदर एक चरित्र थे भवानंद। ठीक है, उसी उपन्यास के अंदर ये चरित्र थे, इन्होंने ही है ना उस चरित्र के अंदर वंदे मातरम गीत गाया था और वहां से उठा के लिया गया था। ठीक है, उसके बाद में वंदे मातरम का जो सफर है वो क्या है कि जैसे संस्कृताइज्ड बंगाली है ये, मतलब शुरू के अंदर इसके अंदर संस्कृत भाषा का यूज में लिया गया है और उसके बाद में है ना इसके अंदर बंगाली भाषा का यूज में लिया गया है। बाद में ये क्या है कि कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जैसे 1896 के अंदर कलकत्ता के अंदर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उस टाइम पे है ना जो रविंद्र प्रसाद टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो उन्होंने है ना इसको पहली बार गाया था। और स्वदेशी आंदोलन था उस टाइम पे भी है ना, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ है ना स्वदेशी आंदोलन किया था, तो उस टाइम पे भी है ना ये मतलब वंदे मातरम है ये बार बार गाया जाता था। उसी टाइम पे क्या है कि ब्रिटिश अत्याचार वगैरह ऐसे करते थे कि उनको ले जाते थे, जेल में डाल दिया, ये सब कर दिया, तो ये उस टाइम पे गाते थे। फिर जनगण मन के समान दर्जा है ना संविधान सभा थी, उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अध्यक्ष थे उस टाइम पे, तो है ना उन्होंने है ना इसको जनगण मन के समान दर्जा दिया था। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो श्री अरविंदो है तो उन्होंने किया था। मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन कईयों ने किया है इसका। और शुरुआत में भी ये जरूरी नहीं है कि अरविंदो ने किया, लेकिन सबसे जो मान्यता प्राप्त है वो अरविंदो का ही है। ठीक है, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके अंदर कलकत्ता में अधिवेशन में कर दिया। ये नाम है पंडित विष्णु दिगंबर
पलुस्कर, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि जैसे मतलब पहले तो गाना वगैरह ये सारा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था, लेकिन जो आज के टाइम पे जो धुन वगैरह है वो ये है, उसको ये सर्व मान्य ये वाली है, इनकी है, जो मतलब गाने की शैली है वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है। ये गायन शैली इनकी है, मतलब धुन वगैरह देना। और जैसे जर्मनी के अंदर स्टटगार्ड था, उस टाइम पे क्या है कि मैडम भिखाजी कामा थे, तो वो वहां पे थी और उन्होंने एक झंडा लहराया था, और उसके अंदर क्या है कि वंदे मातरम लिखा हुआ था देवनागिरी के अंदर ही, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 1907 की बात है ये। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये आपको नोट करनी है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर से। देखो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो चल रहा है, उसके अलावा हिंदी लिटरेचर वाला भी चल रहा है। आपको पता है धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, उन्होंने 4 इंटरव्यू दिए हैं, और उसके अंदर क्या है कि आंसर राइटिंग आपको करवाई जाती है, लाइव आंसर राइटिंग कराई जाती है। और आपका चेक है वो क्या है कि आपको टेलीग्राम आईडी देंगे, और उस पे है ना आप भेज सकते हो जीएस पेपर 1 2 3 4 और ऐसे। ये तो धर्मेंद्र सर करवा रहे हैं, उसके अलावा हिंदी लिटरेचर है वो श्याम सर करवा रहे हैं। तो आप जो आंसर राइटिंग के अंदर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ये 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, यहाँ पे आप कॉल करके कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है छत्रपति साहू जी महाराज, जो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज हैं उनसे संबंधित हैं। और ये अंबेडकर वाले टाइम पे थे ये, और इन्होंने जैसे अंबेडकर के साथ में जैसे जो दलित वर्ग है तो उनके उत्थान के लिए या छुआछूत के विरोध के अंदर इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और इनके पास में जैसे राजर्षि, इनको एक पदवी मिली हुई थी, राजा प्लस ऋषि, कि मतलब राजा जैसा इनका मतलब राजा तक की पदवी थी, और ऋषि जैसा है ना उनके कार्य थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनको राजर्षि साहू जी महाराज कहा जाता है। तो इनके मेन वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार, कि आरक्षण के जनक थे ये। 1902 के अंदर इन्होंने ना सरकारी नौकरियों के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दे दिया था, जो इनकी रियासत थी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में जैसे मूक नायक है, ये अखबार था डॉक्टर अंबेडकर का, तो उनके लिए फंडिंग दी थी इन्होंने। फिर मानगांव सम्मेलन था, ये भी अंबेडकर का ही था, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में खुल के समर्थन किया था, मतलब अंबेडकर जी का समर्थन किया था इन्होंने। उसके बाद में शिक्षा में क्रांति, मतलब अलग प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त बनाने के लिए, फिर अलग अलग जो जातियां थी उनके लिए अलग अलग छात्रावास वगैरह ऐसे स्थापित किए थे इन्होंने। और उसके बाद में कुप्रथाओं का अंत, जैसे मतलब देवदासी हो गया, बलूतेदारी हो गया। मतलब ये है कि बलूतेदारी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बाद में है ना उनको जरूरी तौर पे है ना बलात्श्रम टाइप में ऐसे करवाया जाता था। तो ये हो गया। फिर बाल विवाह, ये कुप्रथाएं थी, इन पे है ना अंत कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद में एक भोगावती नदी है वहां पे, तो उसमें उस राधा नगरी बांध ये बनवाया था, और शाहपुरी गुड़ मंडी इसकी स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेना राधा नगरी बांध, ठीक है। बस इतना ही है। और राजा और ऋषि वाली उपाधि है। तो ये आर्टिकल आया था, ठीक है। इनको श्रद्धांजलि अर्पित अर्पित की है प्रधानमंत्री जी ने, उससे संबंधित आर्टिकल था, तो उसके बारे में मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज था वो दिया है। इसके अंदर नहीं दिए हुए, दोनों ही चीजें नहीं दे रखी थी एक्स्ट्रा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये आर्टिकल है, ये इजी कनेक्ट उड़ान से संबंधित है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है कि मान लो कि आपको वाराणसी से लेके और मान लो लंदन जाना है, तो आप क्या है कि पहले वाराणसी से पहले दिल्ली आओगे एयरपोर्ट तक, और दिल्ली से उसके बाद में आपको मतलब लंदन की फ्लाइट के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बीच में ना जैसे दिल्ली के अंदर आप चेंज करोगे जिस टाइम पे फ्लाइट, तो उस टाइम पे क्या है कि आपको जैसे मतलब बोर्डिंग पास हो गया या फिर कस्टम क्लियरेंस हो गया, ये सारी चीजें ना आपको मतलब वापस क्लियर करनी पड़ती हैं, सामान वगैरह वापस लेना पड़ता है। ये सारी चीजें वापस ना हो, उसके लिए क्या है कि ये इजी कनेक्ट, ये स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया है कि वो बार बार ना हो। और जैसे मतलब वाराणसी है तो वहीं पे ही ना एक बार आपका जो क्लियरेंस है वो सारा कुछ हो गया, और जैसे ही आप दिल्ली पहुंचते हो तो आपको सीधा सीधा है ना मतलब फ्लाइट के अंदर ही, जो लंदन वाली फ्लाइट है उसी के अंदर ही बैठना है। आगे कुछ भी है ना जो मतलब फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कुछ भी नहीं करनी होंगी। तो इसके लिए इजी कनेक्ट है, ये स्कीम शुरू की है इन्होंने, ठीक है। इससे संबंधित ये आर्टिकल है। और ये क्या है कि हब एंड स्पोक मॉडल होता है। हब एंड स्पोक को आपको समझना पड़ेगा, कि जैसे आप ज्योग्राफी होती है तो उसके अंदर भी है ना इसको यूज में ले सकते हो, कि मतलब ये तो हो गया हमारा हब, और ये होते हैं छोटे छोटे ना एरियाज होते हैं, मतलब छोटी छोटी सिटीज होती हैं। जैसे मतलब मैंने बताया कि वाराणसी है, इस तरीके से जयपुर भी है, जो छोटे छोटे सिटीज हैं वो सारे है ना यहाँ पे ये हब है, मतलब ये दिल्ली है, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है।
तो इनका भी विकास किया जा रहा है। इस तरीके से है ये कि मतलब ये तो ज्योग्राफी के अंदर भी यूज में ले सकते हो, और इसका जो विकास है इजी कनेक्ट का वो भी इसी तरीके से किया गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ आओगे और उसके बाद में आपको क्लियरेंस वगैरह यहाँ पे ही हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि जैसे वाराणसी से इस फ्लाइट के अंदर बैठे ना, तो कुछ इसके अंदर जैसे वाराणसी से दिल्ली जाने वाले ही वो होंगे जो मतलब यात्री होंगे, तो वो या तो दिल्ली तक ही जा रहे हैं, कुछ लंदन वाले भी होंगे। तो उनके लिए पास है, एक बोर्डिंग पास होता है, उसके अंदर एक तो आई और एक डी, इस तरीके से ना उनको एक एक कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि जो मतलब कस्टम वाले जो अधिकारी वगैरह वहां पे जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है, तो उसके अंदर ना उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो आई वाले होंगे मतलब इंटरनेशनल वाले, डी मतलब डोमेस्टिक वाले, कि मतलब इनको तो दिल्ली तक ही जाना है, इनको लंदन तक जाना है, तो इनको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से इनका वर्गीकरण भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस इसके अंदर यही दे रखा है, ये मैंने आपको बता दिया। हब एंड स्पोक मॉडल है वो बता रखा है, इजी कनेक्ट के बारे में बता रखा है, अलग अलग फिजिकल बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है इनको पहचान के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर कस्टम घोषणा सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती इससे। ठीक है, ये सब कुछ बता दिया मैंने। चलो आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है वो डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, इन्होंने एक इनोग्रेशन किया है फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, कि मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्शन की एक फैसिलिटी का है ना, जो पहली फैसिलिटी होगी, और वो क्या है कि बेस्ड ऑन होगी, किस पे बेस होगी, कि मतलब न्यूक्लियर हीट पे। जो मतलब हमारे जो परमाणु संयंत्र होते हैं, जो आपको पता है कि जैसे परमाणु संयंत्र अलग अलग जगह एनटीपीसी वगैरह ये करते हैं, एनएचपीसी वगैरह, तो उसमें क्या है कि न्यूक्लियर हीट है ना, वो जनरेट होती है। आपको पता है कि मतलब वो हीट है ना, जो टर्बाइन वो होते हैं, सॉरी, परमाणु रिएक्टर होते हैं, तो उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि ये हाइड्रोजन बनाने के लिए ना उसके अंदर उपाय किए जाएंगे कि हाइड्रोजन किस तरीके से H2 है जो पानी है, तो उससे है ना हाइड्रोजन बन सके, हाइड्रोजन गैस निकल सके, उसके लिए है ना यूज में लिया जाएगा, और उससे क्या है कि एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो हमें मिल पाएगी, और ग्रीन हाइड्रोजन है ना वो बनाने के लिए ना ये बहुत अच्छा आउटपुट होगा। जैसे मतलब आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन है तो वो जो मतलब नवीकरणीय संसाधन है उसके द्वारा यदि आप बना रहे हो, उससे क्या है कि एक्स्ट्रा यदि कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो उसको ही ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और ये है कि इससे ग्रीन हाइड्रोजन ही बनेगी यदि इससे हाइड्रोजन आप बना रहे हो तो। ठीक है, उसकी फैसिलिटी है वो तमिलनाडु के अंदर है ना, कलपकम नाम की जगह है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, तो इसकी है ना यहाँ पे है ना ये इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद में परमाणु ऊर्जा का उपयोग ये स्वदेशी तौर पे होगा। ठीक है, दूसरी बात, और परमाणु ऊर्जा का उपयोग क्या है कि FBTR जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं ना, उसके ताप के ऊपर है ना इसका उत्पादन होगा, कि उसके तापमान होता है उससे उत्पादन होगा। ये बार्क है, ये स्वदेशी तौर पे ना इसको बना रहा है, बार्क का नाम आपको याद रखना है इसमें। और थर्मोडाइनेमिक इफेक्ट इफिशियंसी है, कि मतलब तापीय जो होता है उससे ही है ना ये बनेगा, कि मतलब ऊष्मा का प्रवेग से है ना इसको जो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाएगा। जीवाश्म ईंधन पे निर्भरता है ना इससे कम हो जाएगी। लाभ क्या होंगे कि जीवाश्म ईंधन है उस पर निर्भरता कम हो गई। जो 3 चरण वाला हमारा परमाणु कार्यक्रम था, मैंने आपको बता रखा है ये 3 चरण वाला। ठीक है, तो इसमें है ना विस्तार हो जाएगा हमारा। उसके बाद में जो बार्क है और IGR है, ये है ना ये दोनों संयुक्त प्रयास से है ना इसका परिणाम होगा। ये जो मतलब ये वाली संस्था है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो कलपकम के अंदर है, तो इसके बारे में है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये बनाने की पहली फैसिलिटी कहाँ पे है, जो परमाणु ऊर्जा से बनेगी, आपको पता होना चाहिए ये कलपकम तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है ये भारत टैक्सी से संबंधित है। ये है भारत टैक्सी, इससे संबंधित आर्टिकल है। जैसे आपको पता है कि ओला है, उबर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास में यदि कोई गाड़ी है या फिर बाइक है, तो आप उसके अंदर ले जाओ और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि आप यदि किसी सवारी को छोड़ रहे हो तो उसका जो कमीशन है वो है ना उनको देना पड़ता है। लेकिन अब क्या है कि सरकार है तो एक भारत टैक्सी करके एक सहकारिता आधारित है ना एक ऐसी सेवा लेके आ रही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको वहाँ पे जाने की है ना, मतलब उनको जो टैक्स वगैरह देते हो या फिर है ना उनको पार्टनरशिप होती है जो ओला उबर की, वो खत्म हो जाएगी। और 100% है ना आपके यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म होगा आपका ही प्लेटफॉर्म होगा, 100% जो गाड़ी का मालिक है वही है ना उसी का मतलब जो राइड होगी वो 100% उसी की होगी। तो इस तरीके से ये भारत टैक्सी है तो इसका शुभारंभ किया गया है। तो देखो इसमें क्या है कि सारथी ही मालिक होगा, जो सारथी है जो चलाने वाला है वही इसका मालिक होगा। और चालक स्वामित्व वाली राइड हेल्डिंग हेडिंग सेवा, हेलिंग सेवा होगी। ठीक है, न्यून कमीशन मॉडल, मतलब शून्य है ना कमीशन का मॉडल होगा, कि इसके अंदर कमीशन है किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। फिर बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम इसके तहत ना इसको बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कि मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002 का, तो उसके तहत ना इनको बनाया गया है। बाद में जैसे अलग अलग जो संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, 8 संस्थाएं हैं ये। इनमें से 3-4 का नाम यहाँ लिखा हुआ है। एनसीडीसी है, अमूल हो गया, नाफेड हो गया, इफको हो गया, नाबार्ड हो गया, इस तरह की जो संस्थाएं हैं 8 संस्थाएं हैं वो इसके अंदर शामिल है।
ठीक है, जो मतलब इसका स्वामित्व है, इस तरीके से मान लो आप। वर्तमान स्थिति और लक्ष्य क्या है कि जो गुजरात के अंदर है ना ये शुरू किया है। इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब आपको सुरक्षा वगैरह ये पुलिस वगैरह देगी गुजरात के अंदर, जो शुरू किया गया है इसके अंदर। और बीमा वगैरह भी दिया जाएगा इनको, ऋण और पेंशन की सुविधाएं दी जाएगी, सरकारी और सामाजिक योजनाएं इनका भी लाभ दिया जाएगा। इस तरीके से काफी सारे लाभ हैं वो इनको दिए जाएंगे। और ये भारत टैक्सी से संबंधित आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो आप समझ जाओगे। और ये एक ही वाली ये जो संस्थाएं हैं इनके बारे में। चलो आगे चलते हैं, इसमें क्या है, ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, उन्होंने एक एसओपी जारी की है। और वो क्या है, साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, मतलब जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, तो उनके पहचान के लिए, मतलब एक वैज्ञानिक आधारित तना पहचान किया जा सके, उसके लिए एसओपी जारी किया है। तो इससे संबंधित ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें क्या है कि एक आर्टिकल है इसका, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, तो उसका एक 38 धारा है, धारा 38 है। तो इसके तहत क्या होता है कि जैसे केंद्र सरकार है ना, उसको अधिकार दिया जाता है कि किसी भी प्रजाति, जैसे पौधों की होगी या जानवरों की होगी, किसी भी प्रजाति को आप है ना संकटग्रस्त घोषित कर सकते हो। लेकिन उसके लिए डेटा कहां से आएगा कि आपको पता चलना चाहिए कि संकटग्रस्त सच में है या नहीं है। तो उसके लिए डेटा कहां से आएगा, और उसको अच्छा बनाने के लिए ना एसओपी जारी की गई है कि एक वैज्ञानिक आधारित है ना हम एक प्रणाली बनाएं, और उसके आधार पर ना हमें पता चले कि ये प्रजातियां हैं, ये संकटग्रस्त हैं, इनको है ना मतलब लुप्त होने का है ना इनको संकट है। तो इससे संबंधित, ठीक है। तो 38 है, तो इसका महत्व क्या होगा कि आपको बता दिया मैंने। अब क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति के अंदर है कि 159 159 है पौधे हैं, और 173 है ये जानवर हैं। तो इनकी प्रजातियों को ना संकटग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक, अभी तक कर किया जा चुका है मतलब। ओके, अब एसओपी की मुख्य विशेषताएं क्या है, पारंपरिक ज्ञान होता है कि मतलब आपके पास में जो पारंपरिक ज्ञान है, वैज्ञानिक साक्ष्य है, क्षेत्र का आकलन है, वो सब है ना आपको पता होना चाहिए। पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीसीज थी वो पहले यहाँ पे अवेलेबल थी, उसके बाद में है ना कौन सी है वो कम होती जा रही हैं। दूसरा कि स्थानीय समुदाय है, और बीएसआई है, बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेडएसआई है मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब है ना अपनी भागीदारी निभाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे पास में ये डाटा है, और ऐसे ऐसे है ना पहले ये प्रजातियां हुआ करती थी, ये लुप्त होती जा रही है, इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो उस आधार पे इनको वैज्ञानिक आधार पे पता चल जाएगा। ठीक, अब क्या है कि लाभ और साझाकरण बेनिफिट, अभी क्या है कि जैव विविधता है ना विनियम था 2025 का, तो इसमें घोषित किया गया था कि बेनिफिट शेयरिंग है, इनके प्रावधानों को लागू किया गया है, ये काम का नहीं है कोई। अब कुनमिंग मॉन्ट्रियल है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, 13 to 30 वाला जैव विविधता ढांचा इसके संरक्षण के लिए लक्ष्यों को पूरा करेगा। बस यही है, आपको 38 धारा है, इसको मेनली याद रखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है ना, ये फसाई की लाइसेंस से संबंधित है, मतलब फसाई आपको पता है कि फूड सेफ्टी से संबंधित प्राधिकरण है ये, और उसकी लाइसेंसिंग मतलब वो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसकी, तो उसके अंदर क्या क्या कुछ चेंज किया गया है उससे संबंधित ये आर्टिकल है। इसमें हम देख लेते हैं कि शुरुआत में क्या है कि देखो, देखो पहली बात तो दो चीजें होती हैं, एक तो गैर मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले जैसे मतलब कि भाई बड़ी बड़ी जो उद्योग होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब, जैसे बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री हो गई, वो होगी मैन्युफैक्चरिंग। और गैर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कौन कौन से व्यवसाय हो गए, जैसे मतलब किराना स्टोर हो गया, या फिर है ना और भी जैसे मतलब रिटेल आउटलेट हो गए, ये सब है ना इसके अंदर आएंगे गैर मैन्युफैक्चरिंग वाले में। अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वाले जो व्यवसाय है ना, ये तो मतलब यहाँ पे है ना कोई सामान पड़ा है, तो उसको तो है ना आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला सामान है, इसकी है ना ये कॉस्ट है, इसके है ना एक्सपायरी डेट ये है, उसका ना सारा आपको डेटा रखना पड़ेगा, ये तो इनके लिए अनिवार्य है। लेकिन पहले क्या है कि गैर मैन्युफैक्चरिंग जैसे किराना स्टोर वगैरह थे, तो उनके लिए भी ये जरूरी होता था। इसमें क्या है कि दो तरीके की चीजें होती थी, इसमें एक तो होता था फीफो, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, और दूसरा होता था एफईएफओ, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट इन जैसे कि मतलब पहले जो सामान आया था किसी किराना स्टोर के अंदर, पहले कोई सामान आया है, तो कोशिश की जाती थी कि उस किराना स्टोर से पहले ना वही सामान निकाला जाए जो पहले आया हुआ है। और इसमें क्या है कि जो जिसकी एक्सपायरी पहले होने वाली है, तो उसको पहले निकालो आप सामान को। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता था कि ये छोटे किराना स्टोर हैं या रिटेल आउटलेट हैं, ये छोटे छोटे होते थे, इनको पूरा डेटा वगैरह मतलब बही खाते के अंदर सारी चीजें लिखनी पड़ती थी कि ये पहले आया था, इसको पहले निकालना है, ये वाला चीज है, तो मतलब इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अब क्या है कि इनके लिए तो ये चीज हटा दी है, जो फीफो और ये फेफो है ना, ये दोनों चीजें ना, ये दोनों हटा दिए इन छोटे वालों के लिए। तो जो किराना स्टोर है, रिटेल आउटलेट वगैरह, ये छोटी चीजें हैं उनके लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो उन पे ये चीज लागू रहेगी। तो इससे क्या है कि मतलब ईज ऑफ डूइंग है वो बढ़ेगा, कि मतलब उनको आसानी हो जाएगी, ये बही खाता वगैरह ये सब रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आर्टिकल इससे संबंधित है। अब
इसमें क्या है कि एमएसएमई है तो उसको राहत दी गई है, ठीक है। तो छोटे मजदूर उनको है ना बोझ वगैरह कम करने के लिए नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार है ना इसको किया गया है। अब व्यापक नियामक सुधार मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी थोड़ी बहुत छूट दे दी है इसने, ये बात बता रखा है। अब क्या है कि इसके अलावा कौन कौन से रेगुलेटरी एजेंडा है, तो मतलब दूसरे कौन कौन से है ना उपाय है ना और किए गए हैं उनके लिए, जो छोटे उद्यम है उनके लिए। जैसे कि लाइसेंस और पंजीकरण है ना उसको स्थायी बनाना, कि मतलब जैसे बार बार ना आपको पंजीकरण वगैरह या लाइसेंसिंग वगैरह ये ना बार बार नहीं लेना पड़ेगा, 1 साल के अंदर पहले एक्सपायर हो जाता था तो उसको बार बार नहीं करवाना पड़ेगा। एक तो ये सुविधाएं की गई हैं मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। उसके अलावा टर्नओवर की सीमाओं में संशोधन कर दिया है, कि मतलब वार्षिक टर्नओवर है तो उसमें है ना पहले कम था टर्नओवर, उसको बढ़ा दिया गया बार बार है ना आपको, जैसे जीएसटी वगैरह वो है ना हर साल पे करने की बजाय ऐसे है कि मतलब तिमाही के आधार पे है ना उस तरीके से कर दिया था हर महीने की बजाय। तो ये सब है ना इनके लिए कर दिया। फिर स्ट्रीट फूड वेंडर है तो उनके लिए भी है ना कंप्लाइंस वगैरह है तो उनको भी इजी कर दिया। उसके बाद में जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम है तो उसको लागू कर दिया, कि है ना इंस्पेक्शन है तो वो इनको नहीं किया जाएगा, छोटे उद्यमों को ज्यादा नहीं किया परेशान किया जाएगा। तो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग के लिए इनके लिए ये चीजें की गई हैं। और ये आपको मैंने बता दिया कि है ना इसके लिए अभी जो मैन हुआ है वो ये ऊपर वाली बात है जो मैंने आपको फीफो और फेफो बताया था वो। देखो ये आर्टिकल है ना ये मेंस के लिए है आपका, और ये नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है तो इसके लिए मतलब गृह मंत्री जी हैं तो उन्होंने है ना एक पूरा एजेंडा दिया है कि किस तरीके से हम नार्को आतंकवाद है या फिर नार्को वाली जो चीजें हैं तो उससे संबंधित है ना हमने क्या क्या उपाय किए हैं। और अंदर कुछ कुछ है ना जैसे मतलब शॉर्ट टर्म टाइप में इस तरीके से दे रखी हैं, और वो मेंस के अंदर आप यूज में ले सकते हो। जैसे मतलब केस स्टडी आती है कि यदि आप किसी के से डीएम हो और उसके अंदर है ना यदि आपको है ना एक जैसे पश्चिमी राजस्थान है या फिर पंजाब है तो यहाँ पे ना ड्रग्स माफिया बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, तो किस किस तरीके से आप है ना इनको कर्ब करोगे, किस तरीके से खत्म करोगे। तो यदि केस स्टडी आती है या फिर है ना पेपर 3 के अंदर ही है ना इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो पेपर 3 और 4 के अंदर। तो देखो पहली बात है कि 3D अप्रोच अपना सकते हो आप। 3D अप्रोच में क्या होगा, डिटेक्ट करोगे सबसे पहले, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और मतलब जो मेन नेटवर्क है उसका पता लगाना है। पहली बात है डिटेक्ट करोगे। फिर डिस्टर्ब करोगे, जैसे मतलब उनके जो फाइनेंशियल लीडरशिप है या फिर ना वो क्रिप्टो करेंसी से या कहाँ से है ना उनका पैसा आ रहा है तो उसको ना डिस्टर्ब कर दो आप। ठीक। फिर डिस्ट्रॉय मतलब उसके जो जो भी चीज है जैसे मतलब फाइनेंशियल एसेट है उसको एकदम ही खत्म कर दो। और जैसे मतलब कोई अफीम वगैरह गलत तरीके से उपजा रहा है तो उसके ना जो या प्रयोगशाला लैब वगैरह है तो उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दो। ये तीन तो 3D अप्रोच है, डिटेक्ट, डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय। ये 3 चीजें हो गई, मतलब उसकी सरगना वगैरह की गिरफ्तारी कर लो, संपत्ति सीज कर दो, ये सारी चीजें ना इसके अंदर आ जाएंगी। ये 3 चीजें हैं 3D अप्रोच। पहली बात ये लिख सकते हो आप, यदि आप डीएम होते तो इस तरीके से आप करते। फिर उसके बाद में दोहरा दृष्टिकोण है, जैसे कि मतलब कोई निर्मम है, रूथलेस रहो किसके प्रति, यदि तस्कर वगैरह है तो उसके प्रति तो आप निर्मम रहो यदि आपने पकड़ लिया है। और यदि वो पीड़ित है, यदि जिसके पास जिसको ना लत वगैरह लग गई है, यदि वो पीड़ित है गलत तरीके से उसको किसी ने फंसा दिया है तो उसके लिए क्या है सहानुभूति है ना तरीके से आप है ना अपना के रखो। तो ये भी है ना आप पेपर 4 के अंदर बहुत अच्छा तरीके से है ना इसको लिख सकते हो। उसके बाद में पेपर 3 के अंदर भी आएगा ये। तो विजन क्या है कि जैसे 4 स्तंभ है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 4 मुख्य स्तंभ है वो कौन कौन से हैं। पहली बात तो है प्रवर्तन और खुफिया, मतलब एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस, कि आपके पास पे इंटेलिजेंस नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा सिंथेटिक ड्रग नियंत्रण, कि जो सिंथेटिक ड्रग है मतलब जो प्रयोगशाला वगैरह इस तरीके से बनती है ना तो उन पे आपको कर्ब करना जरूरी है। जैसे मतलब जो उगती नहीं है, जैसे मतलब गांजा वगैरह इस तरीके से अफीम ये सारी चीजें हैं तो ये प्राकृतिक तौर पे उग जाते हैं, लेकिन दूसरे जो होते हैं मतलब कुछ एमडी वगैरह इस तरीके से काफी सारे होते हैं ड्रग्स वगैरह, तो वो क्या है कि ये सिंथेटिक ड्रग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो कच्चे माल रसायनों से है ना ये बनते हैं ये, तो उन पे है ना रोकथाम लगा दो आप सीधा। उसके बाद में मांग में कमी हो पुनर्वास, कि मतलब शिक्षा दो उनको, ड्रग फ्री कैंपेन वगैरह चलाओ, समाज और पुनर्वास के माध्यम से आप है ना काम करो। ठीक है, क्षमता निर्माण वो समन्वय, चौथा पॉइंट है कि मतलब तंत्रों को आधुनिक समन्वित और जवाबदेह बनाओ, कि मतलब वो पूरा सिस्टम है ना उसको अच्छा करो, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आओ, सबको है ना एक साथ में समाहित करो और जवाबदेह बनाओ उसको तंत्र को। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 3D है और 4 है ना स्तंभ है, 4 पिलर वाली अप्रोच है, ये आप है ना इसके अंदर लिख सकते हो कि है ना ये। और इसको डेटा के साथ में लिखोगे ना कि हमारे गृह मंत्री जी ने ये 4 पिलर अप्रोच बताई है तो बहुत अच्छा लगेगा आंसर के अंदर। तो आगे है प्रमुख संस्थागत और कानूनी सुधार कौन कौन से, जैसे एनडीपीएस एक्ट है तो वो है हमारे पास में, ईडी है तो वो भी जांच करती है, अभी अनिवार्य कर दिया है। विशेष अदालतें अभी चलाई जा रही हैं, जैसे मतलब एक्सक्लूसिव एनडीपीएस है ना ये कोर्ट है ये भी चल रही है। उसके बाद में एएनटीएफ एंटी नार्को टास्क फोर्स है तो इनका भी गठन कर दिया गया है।
तो इस तरीके से अभी जो मतलब सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं, सीबीआई वगैरह है तो ये भी ना अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई वगैरह कर रही है, मतलब रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह ये जारी किए जाते हैं। तो ये है सरकारी काम, ये 4D 3D और ये 4 पिलर, 4 पिलर है, ये 3D है। तो इस तरीके से आप है ना इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। चलो अगले आर्टिकल पे चलते हैं। देखो ये आर्टिकल है ना सरस आजीविका, सरस आजीविका इससे संबंधित है। मतलब जैसे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं तो उनको क्या है कि जो मतलब हैंडमेड या हस्तशिल्प है ना, उनके जो उत्पाद होते हैं तो उनको कोई है ना वैसे मतलब मार्केट के अंदर है ना उनकी बिक्री अच्छी नहीं होती, बिक्री होती भी है तो उनको अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ये सरस आजीविका, ये है ना इसका लॉन्च किया गया है वुमन लेड रूरल एंटरप्राइजेज के लिए, कि उनका माल है तो वो सामान है तो वो बिक सके। ठीक है, तो उसके लिए देखो तीन है ना बाजार तक पहुंच के लिए तीन तरीके से अपनाए हैं। एक तो फिजिकल प्लेटफॉर्म, कि मतलब कुछ मेले वगैरह इस तरीके से बनाए जाएं, उसके द्वारा ना आपको है ना आप अपने वहां पे जो प्रोडक्ट है वो बेच सको। उसके बाद में डिजिटल कॉमर्स के द्वारा, कि ग्राहक हैं तो आपको डिजिटली तौर पे है ना आपको कर सकें। उसके लिए क्या है, एक ई सरस प्लेटफॉर्म है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा ना ये लॉन्च किया गया है कि इसके द्वारा आप बेच सकते हो सामान को अपने। फिर उसके बाद में सरस शक्ति कलेक्शन, ये तीसरा है। तीन पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है सरस शक्ति प्लेटफॉर्म, जैसे मतलब कि कोई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है जो मतलब सरकारी जो दफ्तर वगैरह है वो अपना सामान कुछ लेना चाहते हैं तो वो क्या है कि इनसे ही ले सकें सीधा, तो उसके लिए है सरस शक्ति कलेक्शन। तो मतलब जो सरकारी हैं या फिर क्या है कॉर्पोरेट क्षेत्र वाले कुछ दूसरे लोग हो गए तो उनके लिए है ये सरस शक्ति कलेक्शन। तो ये तीन तरीके से ना अपना मार्केट के अंदर अपना सामान बेच सकते हैं। और इनको कुछ ब्रांडिंग वगैरह भी दी जाती है कि सरस है, सरस आजीविका है और आजीविका है, इस तरीके से ना इनको ट्रेडमार्क दिए गए हैं। तो इससे इससे क्या है कि इनके उत्पाद है तो एक विशिष्ट तरीके से इनका पता चल जाएगा कि भाई ये उत्पाद है तो इस प्लेटफॉर्म के हैं और ये है ना ये मतलब ऑथेंटिफाइड है, तो इनको ट्रेडमार्क भी दे दिया। ठीक है, सुरक्षित कर दिए। बस यही है, आगे चलते हैं। देखो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है, एस्पायर योजना है उससे संबंधित है। तो एस्पायर के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको पता है। इसकी फुल फॉर्म पहले देख लो आप। इसकी फुल फॉर्म है उससे ही समझ में आ जाएगा, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है तो उसके अंदर है ना जो एंटरप्राइजेज हैं या फिर ना जो एमएसएमई है तो उसके विस्तार के लिए है कि मतलब आप जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बन सको। उसके लिए है कि पहले तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कौशल विकास ही दिया जा रहा था, तो सिर्फ कौशल विकास से काम नहीं चलेगा। यदि आप है ना अपना इंडस्ट्रीज वगैरह ये खुद से शुरू करना चाह रहे हो तो आपके लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर टाइप में ऐसे स्थापित किया जाएगा। और उसके अंदर ना आपको प्रशिक्षण वगैरह देना, ब्रांडिंग वगैरह किस तरीके से होती है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना, ये सारी चीजें ना इसके अंदर इस स्कीम के तहत दी जाती हैं। और उससे संबंधित है ना ये आर्टिकल आया था आज। तो पीआईबी बैकग्राउंडर का था, छोटा सा आर्टिकल था, ज्यादा बड़ा नहीं था। पीआईबी बैकग्राउंडर हालांकि बहुत बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, आज दो आर्टिकल थे, दोनों ही है ना ज्यादा बड़े नहीं थे, तो मैंने इनको भी लिया है। तो ये हो गया। फिर पहली बात है ये मंत्रालय कौन सा है इसका, एमएसएमई मंत्रालय के तहत आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एस्पायर स्कीम है। उसके बाद में ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ये नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण और कृषि आधारित जो क्षेत्र है उनमें नवाचार, उद्यमिता, रोजगार, इन सबको ना बढ़ावा देने के लिए जो रूरल सेक्टर है, ये ध्यान रखना इसके अंदर लिखा हुआ भी है स्कीम में भी, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि उसके अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह करना और उनके अंदर उद्यमिता को बढ़ाना। ठीक है, तो योजना का मुख्य स्तंभ क्या है कि एलबीआई है, एलबीआई मतलब लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर है, तो वो बनाए जाएंगे कि मतलब आजीविका से संबंधित है ना इंक्यूबेशन सेंटर है। इंक्यूबेशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह आपने देखा होगा, उसके अंदर भी है ना जैसे मतलब इनोवेशन वगैरह के लिए है ना वो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, उसी तरीके से ये है। तो सुविधाएं हैं कौन कौन सी दिए जाएंगे, उनको उपकरण दिए जाएंगे, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, बाजार के से जुड़ाव है वो दिया जाएगा, इस तरीके से फाइनेंशियल पहुंच वगैरह ये सारी चीजें ना उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी इसमें। ठीक है, कवरेज क्षेत्र है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो, जैसे कोई शहद बना रहा है, कोई बांस के उत्पाद बना रहा है, कोई खेती वगैरह मशरूम की खेती वगैरह करना चाह रहा है, कोई हस्तशिल्प का काम करना चाह रहा है, इन सब से संबंधित है। ठीक है, तो बस यही है आर्टिकल में। अगला देखो, एमएसएमई सेक्टर से संबंधित है ना पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज है, और इसके अंदर एमएसएमई की सारी चीजें बता रखी हैं कि किस तरीके से हमने एमएसएमई के अंदर ग्रोथ की है। और आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मतलब एमएसएमई का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से ही करनी चाहिए कि एमएसएमई की भागीदारी जीडीपी में लगभग 31% है। ठीक है, 31.1 एग्जैक्ट लिखना चाहो तो, वरना 31% लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो निर्माण उत्पादन में 35.4%, निर्यात के अंदर 48%, ये एमएसएमई की भागीदारी है। अलग अलग मतलब जैसे निर्यात के अंदर, उत्पादन के अंदर, जीडीपी में, ये तीन चीजें हैं, इनमें से एक भी लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक, और उसके बाद में रोजगार, रोजगार में कृषि के बाद में सेकंड स्थान इसी का है कि जितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है उसमें सेकंड स्थान इसी का ही है। फिर एमएसएमई दिवस है, तो इसमें आपको पता है कि एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाएगा, ये पता तो नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ो, ये थीम वगैरह है कोई काम की नहीं है, वैश्विक पहल है
कि जैसे मतलब अभी क्या है कि जैसे ब्रिक्स की है ना अध्यक्षता के अंदर भारत है ना ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, ये आपको मैंने एक बार बताया था। उसमें क्या है कि ब्रिक्स एमएसएमई फोरम है, उसका आयोजन किया गया था। अब क्या है कि अलग अलग जगह ब्रिक्स की एमएसएमई फोरम वगैरह महिलाओं के लिए अलग चल रही है, एससीओ की अलग चल रही है। तो जब है ना एक साथ में ये सारी चीजें आएंगी ना, वो मैं इनको एक साथ में बताऊंगा कि मतलब एक तो ब्रिक्स हो गया, एक एससीओ हो गया, ये दोनों की समिट अभी होने वाली है। उन इनसे पहले है ना इनकी अलग अलग जो छोटी छोटी मीटिंग हो रही है उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन वो क्या एक साथ में आ जाएंगी सारी चीजें, आपको दिन दिन ना छोटी छोटी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एमएसएमई की नई परिभाषा 2025 से शुरू हुई थी, और ये आपको याद रखना है। ये एमएसएमई की नई परिभाषा है, ये याद रखनी है। और आप देखना कि मतलब इसमें निवेश में कितने कितने हैं, और ये तीनों चीजें आपको नोट्स के अंदर मतलब नोट डाउन करनी है। और ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम, इन तीनों के से संबंधित इसी तरीके से, ठीक है, ये आप याद रखोगे। आगे चलते हैं। देखो इसके लिए क्या है कि प्रमुख सरकारी योजनाएं है ना बहुत सारी की गई हैं। जैसे मतलब क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो मतलब उसकी है ना सीमा है, तो वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी है कि बिना गारंटी के है ना हम क्रेडिट दे देंगे इनको, एमएसएमई को। और उसके लिए 10 करोड़ तक कर दिया उनकी सीमा। उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत फंड है, तो उसको भी ये दिया गया है। तो इसमें क्या है कि 2000 करोड़ का ना अतिरिक्त आवंटन अभी 2026-27 के लिए एक्स्ट्रा दे दिया। फिर चैंपियन स्कीम है एमएसएमई की। इसके तहत 3 चीजें आती हैं, जेडईडी, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, एक लीन है, और एक एमएसएमई इनोवेशन है, इनोवेटिव है। इस तरीके से ये 3 स्कीम है। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है कि इसमें क्या है कि न्यूनतम पारिस्थितिकी प्रभाव के साथ गुणवत्ता वाले विनिर्माण को बढ़ावा देना, कि मतलब उसकी पारिस्थितिकी के साथ में है ना मतलब पर्यावरण के ऊपर नुकसान कम हो, और एक मतलब गुणवत्ता वाले विनिर्माण उत्पाद हैं वो बढ़ सकें। तो लीन है अगला। तो लीन के अंदर क्या है कि एमएसएमई कॉम्पिटिटिव, तो इसमें परिचालन कुशलता बढ़ाने और अपव्यय मतलब वेस्ट वगैरह ये सब कम हो सके उसके लिए। तो एक तो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब कि पर्यावरण पे नुकसान कम हो और आप अपना उत्पादन करते रहो, लीन स्कीम है। तो इसमें क्या है कि परिचालन कुशलता हो गई। फिर एमएसएमई इनोवेटिव है, इसमें क्या है कि मतलब इंक्यूबेशन हो गया, बौद्धिक संपदा हो गई, अधिकार हो गया, और डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए। ये इस तरीके से ये 3 स्कीम है। अब रैंप योजना है, रैंप योजना क्या है, वर्ल्ड बैंक की है, वर्ल्ड बैंक से समर्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, एमएसएमई का जो मतलब इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए रैंप स्कीम है। आपको सिर्फ नाम नाम भी लिख दोगे ना ये वाले, तो भी काम चल जाएगा मेंस के अंदर। एक स्फूर्ति स्कीम है, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वैसे मतलब ये स्कीम ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी है, याद तो नहीं रहेगी, कोई बात नहीं। ये योजना पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों, जो जो मतलब पारंपरिक उद्योग है, कारीगर है, तो उनके है ना उत्पादों का विकास के लिए है ना ये स्कीम है स्फूर्ति। तो मतलब उनके क्लस्टर वगैरह बना के इस तरीके से होता है इसके अंदर। अब एमएसएमई का महत्व, जैसे समावेशी विकास के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो वही इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी इंडस्ट्री है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मलाइजेशन के लिए कि मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल की तरफ आना चाहते हो, तो ये एमएसएमई है, तो इसको बढ़ावा दो आप। उसके बाद में सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब एससी एसटी हैं उनके लिए या फिर महिलाओं के लिए एमएसएमई है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए स्कीम भी चलती है। जैसे मतलब एससी एसटी इनोवेशन हब टाइप में ये है, उसके माध्यम से क्या है स्वामित्व वाले जो एमएसएमई है तो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब सरकार की चुनौतियां क्या है, उनके समाधान के लिए क्या किया है सरकार ने। एक तो क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, इसकी डिजिटल लोन प्रणाली है ये, ठीक है, क्रेडिट असेसमेंट मॉडल है। इसके तहत क्या होता है कि मतलब डिजिटल तरीके से किस तरीके से लोन दिया जा सके एमएसएमई को, उसके लिए है ये, कि मतलब उनका एसेस किया जा सके कि ये है ना देने लायक है या नहीं है, उसके लिए। फिर विवाद समाधान के लिए क्या है, एक तो समाधान पोर्टल है, एमएसएमई को कोई विवाद हो गया है तो उसमें समाधान पोर्टल हो गया। एक ओडीआर है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल है। इस तरीके से 2 पोर्टल है। एक विश्वकर्मा योजना है, इसके बारे में भी छोटा सा दे रखा है, आपको बता रखा है विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो ये भी एमएसएमई वगैरह 18 जो पारंपरिक उद्योग हैं तो उनके लिए है। देखो अगला आर्टिकल है, ये ग्रीन यूरिया से संबंधित है, ग्रीन यूरिया के उत्पादन से संबंधित है। कि जैसे यूरिया है तो वो आपको पता होना चाहिए कि 1 करोड़ मतलब टन है तो वो हम आयात करते हैं, 1 करोड़ टन है वो, उसके लगभग है ना हम आयात पे निर्भरता है हमारी। और यदि यूरिया है तो उसका निर्माण है तो वो यहीं पे ही मतलब भारत के अंदर ही कर लिया जाए, तो उसका क्या फायदा होगा कि मतलब यूरिया पे हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, इस तरीके से ग्रीन तरीके से हम उपजा सकेंगे, और फसलों को नुकसान कम होगा। तो इसके लिए क्या है कि जैसे पहली बात तो इसके लिए कच्चा माल है ना वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो ग्रीन अमोनिया होना चाहिए, ग्रीन अमोनिया, और उसके अलावा CO2 है ये होने चाहिए, मतलब कार्बन होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें इसके लिए जरूरी हैं। अब ग्रीन अमोनिया है तो ये तो मतलब है ना फैक्ट्रीज वगैरह से जैसे मतलब हाइड्रोजन निर्माण वगैरह की प्रक्रिया होती है तो उसके थ्रू हो जाता है। और जैसे मतलब दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं
तो उनके अंदर क्या होता है कि जैसे चिमनियों से है ना, जैसे मतलब कोयला वगैरह कार्बन कैप्चर टाइप में हम करते हैं, तो कार्बन कैप्चर के थ्रू है ना हम CO2 वगैरह जो कार्बन के जो पदार्थ हैं वो हम निकाल के और इन दोनों को जोड़ के फिर नाम ग्रीन यूरिया आराम से बना सकते हैं। तो इससे संबंधित है कि उसकी रूपरेखा है ना ये तैयार की जा रही है कि किस तरीके से हम है ना ग्रीन यूरिया है तो उसको ना उपजा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और जैसे मतलब मान लो कि ग्रीन यूरिया है ना, ये बनाने के अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाली होती है, मतलब कॉस्टली बहुत ज़्यादा होती है ग्रीन यूरिया, जो मतलब हम नॉर्मल यूरिया का उत्पादन करते हैं उसकी बजाय ज़्यादा होगा। तो अब फैक्ट्रीज क्यों लगेंगी, यदि है ना ग्रीन यूरिया है तो वो महंगा है, तो फैक्ट्रीज वाले क्यों करेंगे? तो सरकार क्या कर रही है कि जो मतलब बीच का जो है ना जो मार्जिन होता है, गैप होता है कि भाई नॉर्मल यूरिया है और ग्रीन यूरिया है, तो उसको उत्पादन के अंदर जितना मार्जिन बच रहा है तो उसको क्या है सरकार प्रोत्साहन के तौर पे उनको है ना अलग से है ना रुपए दे देती है, जो इंडस्ट्रीज है उनको दे देगी। तो इस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है कि ग्रीन यूरिया के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो पहली बात है, ये आंध्र प्रदेश की ये जगह है पुदीमाडाका, ठीक है। तो ये जगह है और 150 TPD क्षमता वाले यूरिया प्लांट है ना यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये पहला पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है ना यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। अब NTPC की है ना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक शाखा है नेत्रा, तो यहाँ पे विकसित किया है, इसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस वो कार्बन जो कैप्चर वाली टेक्निक है तो उसके द्वारा ना इसको किया जा रहा है। और नोडल एजेंसी कौन सी है? SECI, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब जो सौर ऊर्जा वाली निगम है ना वो इसको काम कर रही है। आपने एक बार देखा था विंड वाली जो बात थी उसके अंदर भी है ना SECI था, तो SECI है ना विंड हो गई या ग्रीन एनर्जी वाले जो भी होते हैं ना उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट होती है, लगभग आप देख लेना उसके अंदर। तो आयात पे निर्भरता को हमारी कम होगा, जैसे 1 करोड़ मीट्रिक टन है ना वो कम हो जाएगा, मतलब हम करते हैं तो आयात पे निर्भर है तो वो कम हो जाएगा। उसके अलावा उत्पादन की वैज्ञानिक प्रक्रिया ना इसके अपनाई जाएगी, जैसे एक तो ग्रीन अमोनिया हो गया, उसके उत्पादन के अंदर क्या होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन है तो उसका यूज में लिया जाएगा। आपको बताया था मैंने कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन का संबंध है ना, इससे पहले बता चुका हूँ क्लास के अंदर। तो CO2 है तो ये बाहरी स्रोतों से आ जाएगा, बाहरी स्रोत मैंने बता दिया कि कोई दूसरी इंडस्ट्रीज है वहां से कार्बन कैप्चर के थ्रू आ सकता है। तो मूल्य निर्धारण क्या होगा, सरकारी समाधान क्या होगा, जैसे मतलब ये वही महंगा होता है ये इसका उत्पादन, तो ऑफ टेकर साइड डिफरेंशियल प्राइसिंग, मतलब जो बीच का पैसा बचेगा तो उसको है ना वहां पे दे दिया जाएगा। बस यही है, मैंने लगभग आपको बता दिया। तो सीधे नगद प्रोत्साहन है ना उनको दिया जाएगा जो है ना इसके अंदर काम करना चाहते हैं, तो उनका ना जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनको नगद प्रोत्साहन तौर पे दे दिया जाएगा। और 10 वर्ष की अवधि के लिए ना बाध्यकारी निश्चित समझौता किया जाएगा कि 10 वर्ष तक है ना आपको करना ही पड़ेगा इसका उत्पादन, और हम आपको है ना बीच का जो पैसा है वो हम दे देंगे यदि आपको नुकसान हो रहा है तो। ठीक। अब ये अगला आर्टिकल है ना, ये नाद प्रभु श्री कैंपेगौड़ा, इनसे संबंधित है। छोटा सा मेरे को ऐसे वो लगा, तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लास्ट में इसीलिए डाला है। वैसे तो ये फर्स्ट न्यूज थी, ऊपर ही ऊपर है ना आर्टिकल, पहला ही आर्टिकल यही था जो PIB के अंदर। तो ये क्या है कि बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु के जो स्थापना थी वो इनके द्वारा की गई थी, और उस टाइम पे ये शासक थे बेंगलोर के ही, तो ना इनकी स्थापना मतलब इन्हीं के द्वारा की गई थी। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में, यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो आप विकीपीडिया गूगल वगैरह कुछ भी करके आप देख देख सकते हो। तो बस ये था कि आपको पता होना चाहिए कि कैंपेगौड़ा है ये न्यूज़ में रहे हुए हैं ये, ठीक है। देखो कल वाले आर्टिकल हैं उसमें मैं देख रहा था कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख तो रहे हो लेकिन लगभग सब गलत लिख रहे हो। B और A आंसर है इसके, ठीक है, आप गलत लिख रहे हो लगभग। तो ऐसे क्या कर रहे हो आप? और इसके भी आप मेरे को बताना लिख के आंसर। ये 2 क्वेश्चन है और 2 मेंस के क्वेश्चन है, इनको आप खुद ही घर पे लिखना और उसको ना सेल्फ इवेल्युएट करना आप। ठीक है, आज सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।